आज की फिल्म की कहानी डायमंड के स्मगलिंग के बारे में है, जिसका नाम है ब्लड डायमंड, और ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की कहानी वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश सियरा लियोन के बारे में है, जहाँ के लोकल लोगों के और सरकार के बीच सिविल वॉर चल रही थी। वहाँ के लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना एक ग्रुप बना लिया था, जिसका नाम था RUF यानी रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट। इस वॉर की शुरुआत में RUF ने सियरा लियोन पर अपना कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर भरपूर मात्रा में डायमंड्स पाए जाते थे और वो वहाँ से मिलने वाले डायमंड्स को बेचकर उन पैसों को अपने ग्रुप को मजबूत बनाने के लिए और अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस फिल्म की शुरुआत में हम सोलोमन वैंडी नाम के एक मछुआरे को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ सियरा लियोन के एक छोटे से गांव में रहता है। तभी उस गांव पर RUF के लोग आकर हमला करते हैं और सब पर गोलियां बरसाने लगते हैं। इस गोलीबारी में बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं, पर इस बीच कुछ लोगों के साथ साथ सोलोमन वैंडी का परिवार वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सोलोमन को RUF के लोग पकड़ लेते हैं और बचे हुए बाकी लोगों के साथ उसे भी हीरो की माइनिंग के लिए कोनो नाम की जगह पर ले जाया जाता है। वहां माइनिंग करते वक्त कोई भी हीरे चुरा नहीं सकता था। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती थी। दूसरी तरफ हम डैनी आर्चर को देखते हैं, जो कि एक सोल्जर था, लेकिन जब उसे पता चला कि वहाँ के पॉलिटिशियन अपने स्वार्थ के लिए आर्मी के जवानों की जान दांव पर लगाते हैं, तब उसने आर्मी छोड़ दी और अब वो RUF के लोगों से हीरे लेकर उन्हें हथियार सप्लाई करता है। और उसके इस हीरो की स्मगलिंग में कर्नल कॉडजी उसका पार्टनर है, जो कि कभी डैनी का भी कर्नल हुआ करता था। लेकिन जब से डैनी ने आर्मी छोड़कर स्मगलिंग करना शुरू किया है, तब से वो उसका पार्टनर है, जो ऑफ द रिकॉर्ड उसकी मदद करता है। डैनी जब हथियारों के बदले RUF के लोगों से हीरे लेता था, तो वो इन हीरो को भेड़ों की खाल में छुपाकर बॉर्डर पर दूसरे देश ले जाता था, लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हीरे ढूंढते समय सोलोमन को एक बहुत बड़ा हीरा मिलता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा हीरा है, जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। इसलिए वो चुपके से उस हीरे को अपने पैर की उंगलियों में छुपा लेता है और अपने गार्ड से टॉयलेट की परमिशन लेकर झाड़ियों में चला जाता है और वहां पर एक गड्ढा खोदकर उस हीरे को छुपाने लगता है। लेकिन तभी वहां के कमांडर को सोलोमन पर शक होता है, इसलिए वो सोलोमन के पास आकर देखता है और उसके सर पर बंदूक रख के वो हीरा अपने हाथ में देने के लिए कहता है। लेकिन जब तक सोलोमन वो हीरा उसके हाथ में दे देता, तब तक वहां पर सरकार की तरफ से आर्मी हमला करती है और एक बम सोलोमन और उस कमांडर के पास आकर गिरता है, जिसमें वो कमांडर बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसकी एक आंख भी चली जाती है, लेकिन सोलोमन वहां से सही सलामत दूसरी तरफ भाग जाता है और एक जगह गड्ढा खोदकर उस हीरे को छुपा देता है। तभी वहां पर आर्मी के जवान आकर बचे हुए RUF के लोगों के साथ साथ सोलोमन को भी पकड़कर ले जाते हैं और उस जेल में डाल देते हैं जिस जेल में डैनी कैद है। तभी वहां पर उस कमांडर को भी लाया जाता है, जिसने सोलोमन को हीरा छुपाते वक्त देख लिया था। वो कमांडर सोलोमन से कहता है, मुझे पता है वो हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, चुपचाप वो हीरा मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। लेकिन सोलोमन उसे कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस हीरे की बात कर रहे हो, और वो उस कमांडर को पहचानने से भी इनकार करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन वहीं पर बैठा डैनी को सोलोमन पर शक हो जाता है। उसके बाद जब डैनी उस जेल से छूट जाता है, तो वो अपने एक दोस्त की मदद से सोलोमन को भी उस जेल से बाहर निकलवाता है। सोलोमन जैसे ही जेल से बाहर निकलता है, सबसे पहले वो अपने बिछड़े हुए परिवार को ढूंढने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी जब एक बार में जाता है, तब उसे वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। वो उस लड़की के पास जाकर उसे बात करने लगता है। इस लड़की का नाम है मैडी, और अब उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती हैं। इस दौरान डैनी को पता चल जाता है कि वो लड़की एक रिपोर्टर है और वो डायमंड के स्मगलिंग के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। तो डैनी चुपचाप वहां से जाने लगता है। लेकिन तब तक मैडी को भी पता चल चुका था कि डैनी डायमंड के स्मगलिंग के बारे में जरूर कुछ जानता है। दूसरी तरफ कर्नल कॉडजी को सोलोमन ने छुपाए हुए उस हीरे के बारे में अपने एक आदमी के जरिए पता चल चुका था, इसलिए वो डैनी को बुलाकर कहता है, तुमने पिछली बार की स्मगलिंग में हीरे गवाकर मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, इसलिए अब कर्नल कॉडजी वो बड़ा हीरा यानी सोलोमन ने जो हीरा छुपाया था उसकी मांग करता है। डैनी ने सोलोमन को जेल से बाहर इसलिए निकाला था ताकि वो सोलोमन से हीरा लेकर खुद के लिए रख सके, लेकिन अब वो हीरा उसे कर्नल कॉडजी को देना होगा। उसके बाद डैनी सोलोमन के पास जाता है। सोलोमन को अभी तक अपना परिवार नहीं मिला था। उसने अपने परिवार को ढूंढने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने परिवार को ढूंढ नहीं पाया था। तब डैनी सोलोमन के पास आता है और उस हीरे के बारे में पूछता है। तब सोलोमन उसे कहता है, मुझे नहीं पता तुम किस हीरे की बात कर रहे हो, और इस तरह वो उसे बताने से इनकार करता है क्योंकि उसे डैनी पर विश्वास नहीं है। तब डैनी उसे कहता है, तुम वो हीरा मेरे बगैर नहीं बेच पाओगे। दरअसल सोलोमन को पता नहीं है कि हीरा कैसे और कहाँ बेचा जाता है, और इसमें डैनी उसकी मदद कर सकता है। इसलिए डैनी उसे कहता है, अगर तुम मुझे वो हीरा दोगे तो हम उसे आधा आधा बांट लेंगे।
बदले में मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। सोलेमन अपने परिवार को ढूंढने की बात सुनकर राजी हो जाता है और वो दोनों पहले उसके परिवार को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर आरयूएफ और आर्मी के बीच जंग छिड़ जाती है और चारों तरफ गोलियां चलने लगती है, जिसमें शहर के काफी सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। इसी तरह सिएरा लियोन में कभी भी और कहीं भी गोलीबारी होती थी और वहां के मासूम लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ती थी। और इस बार तो डैनी और सोलेमन भी इस गोलीबारी में फंस चुके थे, लेकिन डैनी एक सोल्जर था तो वो सोलेमन को उस गोलीबारी से किसी तरह बाहर निकाल लेता है और उसे लेकर उस रिपोर्टर यानी मैडी के पास जाता है और मैडी को सोलेमन के परिवार को ढूंढने में अपनी मदद करने के लिए कहता है। दरअसल सरकार ने इस जंग के माहौल में बेघर हो चुके लोगों के लिए कई जगहों पर रेफ्यूजी कैंप खड़े किए थे और इन कैंप में आर्मी की सुरक्षा के साथ उन बेघर हो चुके लोगों को सहारा दिया था। अब क्योंकि मैडी एक रिपोर्टर है तो वो अपने रिपोर्टर्स के ग्रुप के जरिए सोलेमन के परिवार का पता लगा सकती है, लेकिन मैडी इसके बदले में डैनी को हीरो की स्मगलिंग के बारे में पूछती है तो डैनी उसे वो जानकारी दे देता है और उसके बाद मैडी सोलेमन के परिवार का पता लगाकर उसे बता देती है। अब सोलेमन का परिवार जिस कैंप में है वो कैंप यहाँ से बहुत दूर है और इस जंग के माहौल में वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, इसलिए डैनी फिर से मैडी के पास जाता है और उसे रिपोर्टर की गाड़ी में खुद को एक रिपोर्टर और सोलेमन को एक कैमरामैन बनाकर अपने साथ उस कैंप की तरफ ले जाने के लिए कहता है। लेकिन मैडी उसे मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी कि डैनी ने हीरो की स्मगलिंग के बारे में उसे पूरी जानकारी नहीं बताई है। तो वो कहती है, इस जंग के माहौल में कितने लोगों के हाथ पैर कटे, कितने लोगों की जानें गई, ये सब लिखकर मैं थक चुकी हूँ। ये सब पढ़कर कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ सकते हैं, लेकिन मैं उस हीरो की स्मगलिंग को एक्सपोज करना चाहती हूँ क्योंकि कहीं न कहीं इस जंग का कारण वो हीरो की स्मगलिंग ही है। उसके बाद डैनी मैडी को सबूतों के साथ हीरो की स्मगलिंग की पूरी जानकारी बता देता है और कहता है, सोलेमन ने जो हीरा छुपाया है वो मिलने के बाद मैं अफ्रीका छोड़कर जाने वाला हूँ, लेकिन वो हीरा मुझे मिलने से पहले अगर तुम ये स्मगलिंग की जानकारी प्रकाशित करती हो तो मैं मरा समझो, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मुझे वो हीरा मिलने तक तुम्हें चुप रहना होगा। अब डैनी ने उसे पूरी जानकारी बता दी थी, इसलिए मैडी उन दोनों को उस कैंप की तरफ ले जाती है जहाँ सोलेमन का परिवार है। उस कैंप में करीबन 10 लाख लोग हैं जो बेघर हो चुके हैं। वहां पहुंचने के बाद सोलेमन को बाहर से ही अपना परिवार दिख जाता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को देखता है, लेकिन उसका बड़ा बेटा दिया उसे दिखाई नहीं देता। तो वो अपनी पत्नी को दिया के बारे में पूछता है, तब वो बताती है कि जब उनके गांव पर आरएफ ने हमला किया था और सोलेमन को बंदी बनाकर माइनिंग के लिए ले गए थे, तब वो अपने बच्चों के साथ वहां से भागकर एक दूसरे गाँव में छुपी हुई थी। लेकिन उस गाँव पर भी आरएफ ने हमला किया और वहां से भागने से पहले ही वो वहां के कुछ बच्चों के साथ दिया को भी अपने साथ उठाकर ले गए और वहां पर बचे हुए लोगों को आर्मी के जवान सुरक्षा के तौर पर इस कैंप में लेकर आए थे। अब सोलेमन अपने परिवार को उस रेफ्यूजी कैंप से बाहर निकालना चाहता है, लेकिन आर्मी के लोग उसे यह कहकर मना कर देते हैं कि जब तक बाहर जंग का माहौल है तब तक उस कैंप से किसी को भी बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये तीनों वहां से चले जाते हैं। तब सोलेमन डैनी से कहता है कि हमें कोनो जाना होगा क्योंकि मैंने हीरा वहीं पर छुपा रखा है। उसके बाद वो दोनों मैडी को एक आर्मी के बेस पर छोड़ते हैं और पैदल ही कोनो की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दिनों के सफर के बाद वो कोनो के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। तब रात के समय सफर के दौरान उन्हें आरएफ की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, तो वो दोनों वहीं पर झाड़ियों में छुप जाते हैं। जब वो गाड़ियां उनके नजदीक से गुजर रही थी तब सोलेमन को उसका बेटा दिया उस गाड़ी में दिखाई देता है, जिसके हाथ में हथियार था। सोलेमन को लगा था कि उसके बेटे को आरएफ के लोगों ने मार दिया था, लेकिन वो जिंदा है और इस जंग में लड़ने के लिए आरएफ के लोगों ने हथियार देकर उसे एक हत्यारा बना दिया है। अपने बेटे को देखते ही सोलेमन उसे आवाज लगाता है, तो सोलेमन की आवाज से आरएफ की सभी गाड़ियां रुक जाती है और वो उस तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन डैनी और सोलेमन किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। अगले दिन वो दोनों कोनो पहुंच जाते हैं, पर वो वहां नहीं जा सकते जहां उन्होंने हीरा छुपाया है, क्योंकि वहां पर आरएफ का एक बहुत बड़ा कैंप है और वो हीरा उस कैंप की दूसरी तरफ है। तो डैनी अपने पार्टनर यानी कर्नल कॉडजी को कॉल करता है और उस आरएफ के कैंप पर हमला करने के लिए कहता है। तब कर्नल डैनी को बताता है कि वो अपनी आर्मी के जवानों को लेकर अगली सुबह तक वहां पर पहुंच जाएगा। डैनी की बातें सुनकर सोलेमन उसे कहता है, तुम उस कैंप पर हमला नहीं कर सकते, मुझे पता है उस कैंप में मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने कल रात उसे आरएफ की गाड़ियों में देखा था और वो गाड़ियां इसी कैंप की तरफ आ रही थी। तब डैनी सोलेमन से कहता है कि हमला कल सुबह होने वाला है, तो आज रात हम वहां जाएंगे और तुम्हारे बेटे को वहां से बाहर निकालेंगे। और उसके बाद डैनी सो जाता है। लेकिन शाम को जब उसकी आंख खुलती है तब सोलेमन वहां पर नहीं था, वो अपने बेटे को लेने कैंप की तरफ जा चुका था। तो डैनी भी तुरंत कैंप की तरफ चला जाता है और वो वहां से छुप कर देखता है तो सोलेमन अपने बेटे दिया के पास पहुंच चुका था। वो दिया के नजदीक जाकर उसे अपने साथ चलने के लिए धीरे से उसके कान में कहता है, लेकिन दिया उसे पहचानने से भी इनकार करता है। दरअसल जब आरएफ वाले उसे उठाकर ले गए थे
तब उन्होंने बाकी बच्चों के साथ उसका भी ब्रेन वॉश किया था और उन्हें ड्रग्स की लत भी लगवाई थी, जिसके कारण वो सभी बच्चे अपनी बीती जिंदगी के बारे में भूल चुके थे। और अब उन बच्चों को हथियार देकर मासूम लोगों की जान लेने के साथ साथ सरकार की आर्मी से लड़ने के लिए भी तैयार किया गया था। जब सोलेमन दिया को धीरे से अपने साथ चलने के लिए कहता है, तब दिया दुश्मन दुश्मन कहकर शोर मचाने लगता है, जिसके कारण सोलेमन वहां पर पकड़ा जाता है। अगली सुबह वो कमांडर वहां आता है जिसने सोलेमन को वो हीरा छुपाते वक्त देखा था। वो कमांडर सोलेमन से कहता है, मुझे पता था तुम उस हीरे की तलाश में यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैंने अभी तक तुम्हारे बेटे को मेरे साथ रखा था। अगर मैं उसे कहूँ तो वो अभी इसी वक्त तुम्हें गोली मार सकता है, और अगर तुम मुझे वो हीरा लाकर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। अब अपने बेटे की जान के बदले सोलेमन वो हीरा उस कमांडर को देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी कर्नल कॉडजे अपनी आर्मी के साथ उस कैंप पर हमला करता है, जिसमें बहुत सारे आरयूएफ के लोग मारे जाते हैं और बचे हुए लोगों को बंदी बनाया जाता है। अब कर्नल कॉडजे डैनी को उस हीरे के बारे में पूछता है तो डैनी बताता है कि अभी तक सोलेमन के अलावा किसी को भी नहीं पता कि वो हीरा कहाँ है, और वो ये भी बताता है कि वो हीरा मिलने के बाद हम उसे बांट लेंगे। इस पर कर्नल कॉडजे हाँ कहता है और अपने 2-3 सिपाहियों को लेकर डैनी और सोलेमन के साथ उस जगह की तरफ जाता है जहाँ सोलेमन ने वो हीरा छुपाया है। वहां जाकर सोलेमन हीरा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो हीरा नहीं मिलता। तब कर्नल कॉडजे सोलेमन के बेटे दिया को गन पॉइंट पर ले लेता है और सोलेमन को जल्दी से वो हीरा ढूंढने के लिए कहता है। अब तक डैनी समझ चुका था कि वो हीरा मिलने के बाद कर्नल कॉडजे सोलेमन और उसके बेटे को जान से मार देगा, और शायद वो डैनी को भी मार सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं है। पैसों के लिए कोई किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन सोलेमन के साथ अब तक के सफर में डैनी जान चुका था कि सोलेमन एक अच्छा और साफ दिल का आदमी है, इसलिए मौका देखकर डैनी कर्नल कॉडजे और उसके सोल्जर्स को मार देता है, लेकिन इसमें उसे भी गोली लग जाती है। अब सोलेमन उस हीरो को ढूंढ लेता है और तभी वो देखता है कि उसका बेटा दिया डैनी के ऊपर अपनी बंदूक तान कर खड़ा था। अब क्योंकि आरयूएफ वाले ने उसका ब्रेन वॉश किया था तो वो इन दोनों को अभी तक दुश्मन ही समझ रहा है। लेकिन सोलेमन उसे अपने अतीत के बारे में बताता है, उन दोनों के रिश्ते के बारे में बताता है, और आखिर उसके बेटे को सब याद आ जाता है। लेकिन तभी कर्नल कॉडजे और डैनी के बीच हुए फायरिंग की आवाज सुनकर आर्मी के कुछ जवान वहां पर आते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब डैनी उन पर गोलियां चलाते हुए सोलेमन और उसके बेटे को लेकर वहां से भागने लगता है। वो अब आर्मी के जवानों से काफी दूर आ चुके थे। तब डैनी सोलेमन से वो हीरा ले लेता है। सोलेमन भी उसे वो हीरा दे देता है, क्योंकि उसके परिवार के सामने उसके लिए उस हीरे की कोई कीमत नहीं है। अब वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कर्नल कॉडजे को मारते वक्त डैनी को जो गोली लगी थी उसके कारण उसका बहुत सारा खून बह चुका था और अब वो आगे नहीं चल पा रहा था। तब सोलेमन उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन डैनी भी अब समझ चुका था कि वो अब नहीं बच पाएगा। तब वो सोलेमन को वो हीरा वापस करता है और वो सोलेमन को वहां से जाने के बाद मैडी से यानी उस रिपोर्टर से मिलने के लिए कहता है, और वो उसे मैडी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता है। सोलेमन डैनी को छोड़कर वहां से नहीं जाना चाहता था, लेकिन डैनी उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी आर्मी के कुछ जवान उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो डैनी उन्हें रोकता है और सोलेमन वहां से चला जाता है। डैनी उन आर्मी के जवानों को मार गिराता है और मैडी को कॉल करके सोलेमन की उसके परिवार को ढूंढने में और वो हीरा बेचने में मदद करने के लिए कहता है, और आखिर वहीं पर डैनी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सोलेमन मैडी से मिलता है। तब मैडी सोलेमन को सीमन नाम के एक आदमी के बारे में बताती है, जो वेंडिकैप नाम की हीरो की कंपनी का मालिक है, और डैनी जो हीरे स्मगलिंग करके लाता था वो सीमन को ही बेचता था, और सीमन उन गैर कानूनी हीरो को उन कानूनी हीरो के साथ मिला देता था जो पूरी दुनिया भर की खदानों में से उसके पास आते थे। सोलेमन के पास जो हीरा है उसके बारे में डैनी की सीमन के साथ पहले ही बात हो चुकी थी, इसलिए मैडी सीमन से मिलने सोलेमन को अकेले ही भेज देती है और दूर से अपनी मैगजीन के लिए सीमन की तस्वीरें लेने लगती है। जब सोलेमन सीमन के पास जाता है तो सीमन उसे उस हीरे के बदले 20 लाख पाउंड यानी अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो करीबन 19 करोड़ रुपीज देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन सोलेमन उसे कहता है कि इन पैसों के साथ साथ तुम्हें मेरे परिवार को भी उस रेफ्यूजी कैंप से छुड़ाना होगा, जैसा कि तुमने डैनी से वादा किया था, तभी मैं तुम्हें वो हीरा दे सकता हूँ। उसके बाद सीमन उसके परिवार को उस रेफ्यूजी कैंप से छुड़ा कर लाता है और सोलेमन को उस हीरे के बदले उस पैसों की सूटकेस के साथ साथ अपना पूरा परिवार भी मिल जाता है। अब सोलेमन एक अमीर आदमी बन चुका था। उसके बाद मैडी हीरो की स्मगलिंग की वो सारी जानकारी प्रकाशित कर देती है जो उसने अभी तक इकट्ठा की थी, और वेंडिकैप की हीरो की स्मगलिंग का पूरा कच्चा चिट्टा खोल देती है। उसके बाद हीरो की स्मगलिंग को रोकने के लिए एक कमेटी स्थापित की जाती है और पूरी दुनिया में हीरो की स्मगलिंग पर रोक लगाई जाती है। आखिर में दिखाया जाता है कि सोलेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने अपनी सर्वाइवल कहानी बता रहा है, जहां सभी रिपोर्टर्स स्टैंडिंग ओवेशन देकर उसके लिए तालियां बजाते हैं, और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। यह सिविल वॉर 1991 से लेकर 2002 तक चली थी, जिसमें करीबन 50,000 मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी,
और उनका खून जो उस मिट्टी में मिला था, उसी की वजह से वहाँ पर पाए जाने वाले हीरो को यानी डायमंड्स को ब्लड डायमंड कहा जाता है, जो कि इस फिल्म का नाम भी है। आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल और इसी तरह आते रहिए द मूवी नगरी में। धन्यवाद।